हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पैडी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथियों, इस लेक्चर में हमने लगभग 30 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, जो कि आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा डिले न करते हुए डायरेक्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इस लेक्चर का कि सफ़ेद चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। व्हाट इज़ द प्रोटीन कंटेंट इन वाइट राइस। तो जो वाइट राइस होता है इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है। ऑप्शंस हैं 4 से 5% होती है, या 6 से 7% होती है, 3 to 4% होती है, 7 to 9%। तो कितने परसेंट पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा सफ़ेद चावल में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 6 से 7% जो है सफ़ेद चावल में, वाइट राइस में प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ब्राउन राइस के बारे में पूछा गया है। तो ब्राउन राइस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो साथियों, जो ब्राउन राइस है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है, ऑप्शंस दिए हैं 6.9% होती है, या 7.9% होती है, या 5.9% होती है, या 8.9% होती है। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें 7.9%, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 7.8 दिया गया होगा। तो पॉइंट में कुछ थोड़ा सा इधर से आपको मिसमैच देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको 7.8 या 7.9 मिलेगा। तो आपका जो अप्रॉक्सीमेटली आपका 7.9%, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द हलिंग परसेंटेज इन राइस। राइस में जो हलिंग परसेंटेज है वो कितना होता है। तो साथियों, हलिंग परसेंटेज जो राइस में होता है, यहाँ पर रेशियो में दिया गया है। वैसे परसेंटेज की बात करें तो 66% या कहीं कहीं पर 65% भी दिया गया होता है, 65 to 66%। और रेशियो में ये जो ऑप्शंस दिए हैं वो रेशियो में दिए हैं, लेकिन इसने पूछा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में 66% होगा। और रेशियो की बात करें तो रेशियो में इसका 2/3 होगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। 2/3 जो है आपका, या 2/3 जो है आपका, ये हलिंग परसेंटेज होता है पैडी का। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ प्लांट ड्राई मैटर, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड बाई द प्लांट्स। क्वेश्चन दिया गया है 1 किलोग्राम पादप शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधे को कितने पानी की आवश्यकता होती है। साथियों, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम जो है शुष्क पदार्थ, या कह सकते हैं कि 1 किलो चावल के उत्पादन के लिए कितना जो है पानी की आवश्यकता होती है पैडी प्लांट को। तो साथियों, ऑप्शन इसमें दिए हैं 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 50 लीटर आवश्यकता होती है, या 500 लीटर होती है, या 5000 लीटर। तो साथियों, ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, 5000 लीटर पानी कंज्यूम हो जाता है 1 किलोग्राम ड्राई वेट, या कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम ड्राई मैटर, या 1 किलोग्राम जो है ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इनकॉर्पोरेटेड इन द रूट जोन। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं वो क्यों जड़ क्षेत्र में दिए जाते हैं, जड़ क्षेत्रों में इनको क्यों अप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये जो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर हैं साथियों, इनको दिया जाता है टू डिले द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को डिले करने के लिए, टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है इसको फास्ट करने के लिए, टू डिले द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसको डिले करने के लिए, या फिर टू डिले द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, यहाँ पर डिले नहीं फास्टन होना चाहिए, टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, यानी जो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया है इसको तेज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया है इसको डिले करने के लिए, इसको ये प्रक्रिया देरी से हो, इसके लिए जो है इनको रूट जोन में दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, जो डिनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण इसे कहते हैं, इस विधि से जो है पैडी यानी धान की फसल में बहुत ज़्यादा जो है नाइट्रोजन का लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका या न्यूट्रिएंट लॉस होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, what should be the height of segment water in rice field during the reproductive and grain formation stage। प्रजनन और दाना बनने की अवस्था में चावल के खेत में रुके हुए पानी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो साथियों, ऑप्शंस दिए गए हैं कि 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, या 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, या 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट है। 5 सेंटीमीटर पानी आवश्यक होता है किस समय, जब वो आपका रिप्रोडक्टिव फेज़ में हो या ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज में हो। तो इस स्टेज में 5 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। वैसे देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर पानी जो है धान की फसल में हमेशा होना चाहिए। जब धान की फसल हमारी जो है खेत में है, तो उस समय जो है लगभग सभी समय पर 5 सेंटीमीटर पानी की जो है आवश्यकता होती है, ऐसा माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर वाला ही करेक्ट हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है किस स्टेज में, तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में और आपका ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज में।
अगला प्रश्न देखते हैं कि विच इज़ द मोस्ट यूज्ड प्री इमरजेंस हर्बिसाइड इन राइस। राइस में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो है प्री इमरजेंस शाकनाशी कौन सा है। तो साथियों उसमें ऑप्शन है प्रोपेनिल है या एट्राजिन है या सिमाजिन है या टूफोर्डी है। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही है। प्रोपेनिल नाम का जो ये हर्बिसाइड है ये सबसे ज़्यादा जो है उपयोग किया जाने वाला प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। और बात करें एट्राजिन की तो साथियों एट्राजिन जो है आपका प्रयोग किया जाता है ज्वार और बाजरा में, और सिमाजिन को इस्तेमाल किया जाता है मेज़ या मक्का में, और 2,4-D जो है बहुतायत मात्रा में या ज़्यादातर आपको गेहूं की फसल में इस्तेमाल किए हुआ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेनिल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। धान की फसल में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जो है आपका प्रोपेनिल है। अगला प्रश्न है विच कंट्री लीड्स इन द राइस प्रोडक्टिविटी। राइस प्रोडक्टिविटी में कौन सी कंट्री जो है सबसे आगे है या लीड करती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यूएसए जो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपका राइस की प्रोडक्टिविटी में लीडिंग कंट्री है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रश्न है व्हाट इज़ द टुयन ऑफ राइस। राइस का जो है टुयन जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है साथियों। तो ये होती है 18 या 16 होती है, 28 होती है, 24। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 24 जो ओराइजा सैटाइवा है इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 2n=24 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चावल का जंगली रूप कौन सा है। विच इज़ द वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस। तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा वाइल्ड राइस की कैटेगरी में जाना जाता है। तो साथियों जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है आपका जो है एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें इंडिका है, या जो आपका सेकंड ऑप्शन है इसमें जैपोनिका है, या थर्ड ऑप्शन है आपका बालू, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। साथियों इंडिका, जैपोनिका और जावानिका ये तीन सब स्पीसीज पाई जाती हैं किसमें, ओराइजा सैटाइवा की। तो जो जावानिका है इसे बालू राइस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जो है वाइल्ड राइस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो इसमें से ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक फिजियोलॉजिकल ये डिसऑर्डर है या न्यूट्रिटिव कह सकते हैं डिफिशियंसी है। तो साथियों सीड ब्लाइट है या स्टेम रॉट है या डैम्पिंग ऑफ है। तो साथियों ये तीनों की तीनों जो है डिजीजेज हैं, और ये जो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है ये आपका कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो खैरा डिजीज़ आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कैरा डिजीज़। कैरा डिजीज़ का जो है इनका कारण क्या है, ये किसके कारण से होता है। तो साथियों ये हो जाता है जिंक की डिफिशियंसी से। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच गैस इमिट्स फ्रॉम द राइस फील्ड। चावल के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो साथियों जो चावल का खेत होता है इससे एक प्रकार की गैस रिलीज होती रहती है, और इस गैस का नाम है मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मीथेन गैस का इमिट होती है, इमिशन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि व्हाट इज़ द सोइंग टाइम ऑफ ऑटम राइस। जो शरतकालीन धान की बुआई का समय क्या होता है। तो साथियों शरतकालीन धान जिसे हम अस नाम से भी जानते हैं, और इसका जो सोइंग टाइम होता है वो अप्रैल से मई होता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपको जो है ये जो है मई से अगस्त तक दिया देखने को मिलेगा, लेकिन सही तरीके से है तो पहला ऑप्शन आपका अप्रैल से मई ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न है बोरो चावल की बुआई का समय क्या है। तो बोरो वाला जो चावल है ठीक है, तो तीन प्रकार की जो है सोइंग टाइम बेस पे जो है तीन प्रकार के चावल की कैटेगरी बताई गई है। उसमें है अस, अमन और बोरो। अस जो है इसका सोइंग टाइम मई से जून में बताया जाता है, और जो अमन है ये अधिकांश मात्रा में इसी प्रकार का जो है धान भारत में सोइंग की जाती है। ये जून और जुलाई में इसकी सोइंग होती है, और बोरो वाला जो है नवंबर दिसंबर में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका देखिए नवंबर दिसंबर कहाँ पर है, तो ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नवंबर से दिसंबर में जो सोइंग टाइम जिसका होता है वो उसे कहते हैं बोरो राइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ प्लांट इज राइस। चावल किस प्रकार का पौधा है। तो साथियों जो चावल है जो पैडी है, पैडी किस प्रकार का पौधा है। तो पैडी साथियों सॉर्डे प्लांट में आता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पैडी यानी इस चावल जो है एक प्रकार का सॉर्डे प्लांट है। अगला प्रश्न है राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज। चावल के पुष्पक्रम को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों जो इस चावल का जो पुष्पक्रम है इसे पेनिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द कॉर्डिनल टेम्परेचर फॉर राइस। चावल के लिए जो है मुख्य तापमान क्या है, यानी इसके लिए कह सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। तो अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सामान्यतः जो है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस इसके लिए जो है अच्छा तापमान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 30 से 32 डिग्री सेल्सियस इसके लिए जो है अच्छा टेम्परेचर माना जाता है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द हलिंग परसेंटेज। तो साथियों हलिंग परसेंटेज को हम लोगों ने पहले भी कवर किया हुआ है, वहाँ पर हमने रेशियो में कवर किया था, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज को हम लोग जान लेते हैं। तो साथियों मैंने बताया था 2/3 जो है, अगर रेशियो की बात करें तो 2/3 रेशियो आएगा, और अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो आपका 66%, यहाँ पर 65 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 65 या 66% जो है हलिंग परसेंटेज होता है किसका, राइस का। अगला प्रश्न है फ्रूट ऑफ राइस इज़ नोन एज, यानी जो चावल का जो फल है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसके जो फ्रूट को हम जानते हैं कैरियोप्सिस नाम से, ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चावल के फ्रूट को जो है, फल को हम कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं विच इज़ द वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जो चावल की फसल है, चावल की फसल में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला उर्वरक कौन सा है। तो साथियों इसमें जो सबसे ज़्यादा उर्वरक उपयोग किया जाता है वो अमोनियम सल्फेट है। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट, या आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है व्हाट इज़ द ऑप्टिमम सॉइल पीएच। जो धान की फसल है इसके लिए ऑप्टिमम या अनुकूलतम या इष्टतम जो है मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। तो साथियों ये एसिडिक सॉइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है, तो इन 4 से 6 पीएच मान इसका जो है, मिट्टी का जो 4 से 6 पीएच मान इसके लिए अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस या बासमती चावल का परीक्षण वजन कितना होता है। तो साथियों इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 21 ग्राम होता है, और सामान्य जो चावल है उसका 25 ग्राम माना जाता है। 25 ग्राम सामान्य चावल का, और बासमती राइस की बात करें तो बासमती राइस का 21 ग्राम माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन। सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था पैडी क्रॉप में कौन सी मानी जाती है। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है बूटिंग स्टेज, बूटिंग स्टेज जो है आपका ये सिंचाई की क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है हाउ मनी डेज डज द वोटिंग स्टेज। जो वोटिंग चरण है या वोटिंग टाइम है कितने दिनों तक चलता है। तो साथियों जो वोटिंग टाइम पीरियड है ये आपका 15 से 20 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 से 20 दिन वोटिंग स्टेज चलती है, या वोटिंग टाइम पीरियड 15 से 20 दिन के लिए होता है। विच बायो फर्टिलाइजर इज यूज्ड इन पैडी फील्ड। तो धान के खेत में किस जैव उर्वरक का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें अजोला, या कह सकते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अजोला जो है ये जो है बायो फर्टिलाइज़र धान की फसल में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाने वाला जैव उर्वरक है या बायो फर्टिलाइज़र है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द काज ऑफ वाइट राइस। आँख, सफ़ेद आँख का कारण क्या है। तो वाइट राइस जो है, जो इसमें एक समस्या हो जाती है धान की फसल में, तो वो किस वजह से होती है। तो साथियों ये हो जाती है आयरन की डिफिशियंसी से। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आयरन डिफिशियंसी से वाइट आइस की समस्या हो जाती है, या सफ़ेद आँख जो समस्या है, डिसऑर्डर है, ये आपका आयरन की डिफिशियंसी से होता है। आयरन डिफिशियंसी से वाइट राइस नाम की डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द सीड रेट इन डपोग मेथड। डपोग मेथड जो आपका नर्सरी का एक तरीका है, मेथड है पैडी की क्रॉप में। तो उसमें सीड रेट कितना चाहिए होता है। तो साथियों इसमें सीड रेट चाहिए होता है लगभग 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम ऑप्शन में जो आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2 से 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम के हिसाब से आपका ये जो सेकंड ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन 2 से 3 किलोग्राम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 से 3 किलोग्राम, या हम तीसरे ऑप्शन को भी देख सकते हैं क्योंकि 2 किलोग्राम ज़्यादा कुछ मात्रा में कम हो जाएगा, तो 3 से 4 किलोग्राम भी रख सकते हैं। कम से कम 3 किलोग्राम, अधिकतम 4 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ SRI मेथड। SRI जो मेथड है आपका, जो श्री मेथड से कहते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो इसका उद्गम स्थान किसे माना जाता है, कहाँ से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। तो साथियों इसका उद्गम स्थान माना जाता है मेडागास्कर को। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेडागास्कर इसका उद्गम स्थान माना जाता है। किसका उद्गम स्थान। तो SRI मेथड जो तरीका अपनाया जाता है उसका जो उद्गम स्थान है आपका मेडागास्कर माना जाता है। और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइस लेंथ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन एक्स्ट्रा राइस लॉन्ग राइस। जो एक्स्ट्रा या कह सकते हैं एक अतिरिक्त लंबे चावल के दाने की लंबाई कितनी होती है। तो साथियों जो एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस होता है इसकी जो लंबाई होती है 7 mm या इससे ज़्यादा होती है, 7 mm या मोर देन 7 mm। ठीक है, 7 mm या 7 mm से ज़्यादा जो है जो एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस है इसके ग्रेन की लेंथ देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपकी राइस क्रॉप से संबंधित थे, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।